नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बता रही हूँ। इसके पहले भी मैंने अपने 2 वीडियो में संधि के बारे में बताया है, स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में। जो मैंने बताया उससे आपका बहुत प्यार मुझे मिला। मैं कोशिश ये करूँगी कि आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा जानेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। माने ये नहीं है कि विसर्ग के बाद में केवल स्वर ही रहेगा या विसर्ग के बाद केवल व्यंजन ही रहेगा। यहाँ स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। इसी के लिए बताया गया है कि जो ये 44 है ये इसके बाद आ सकते हैं, इनका साथ इनको जरूरी है ना। व्यंजन के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि वर्णों का योग है, देखिए, है ना। वर्ण कौन है? स्वर है और वर्ण व्यंजन भी है। तो इन दोनों का जब हमने योग किया तो क्या 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो कितना हो गया? 44। अब हम विसर्ग संधि को 44 व्यंजनों के बने वर्णों के साथ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम आपको 6 प्रकार से बता रहे हैं। थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है हमारी। तो देखिए, ये जो 6 हम प्रकार बता रहे हैं, इन प्रकार में ही आपको स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि की परिभाषा भी मिल जाएगी। देखिए, स्वर के साथ स्वर को जोड़ा, स्वर संधि बन गई, है ना। स्वर संधि की परिभाषा है ना, स्वर के साथ स्वर को ही जोड़ना है। स्वर के साथ व्यंजन को, व्यंजन के साथ व्यंजन को या व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने पे व्यंजन संधि आती है, ठीक है। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ में स्वर को जोड़ेंगे या विसर्ग के साथ व्यंजन को भी जोड़ेंगे, है ना, तो उसकी परिभाषा है विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि के बारे में मैंने आपको बताया। संधि 3 प्रकार की आती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो देखिए, यहीं पे इतनी छोटी सी ट्रिक में आपने ये जान लिया कि हमारी स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक छोटी सी हम आपको और अच्छी सी ट्रिक बता रहे हैं कि यदि तालव्य श, आधा तालव्य श, आधा मूर्धन्य श, आधा दंत श के बाद में अघोष व्यंजन एक पहला और दूसरा आए तो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श के स्थान पे क्या लगेगा? केवल विसर्ग ही लगेगा, है ना। ये हट जाएंगे, ठीक है। अघोष मतलब क्या? कंपन नहीं होता। जिन जिन वर्णों में कंपन नहीं होता उन्हें हम अघोष शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे ये पहला और दूसरा है ना, तो पहला दूसरा कौन कौन सा हमारा? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, अ, फ, ठीक है। अगर बताया गया है कि अगर तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श के बाद में अघोष संख्या, मतलब अघोष शब्द में ये अगर आते हैं, है ना, कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 अगर आते हैं, है ना, तो क्या है? उसके स्थान पर केवल विसर्ग ही लग जाएगा। ये हट जाएगा, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श हट के, और क्या लग जाएगा? केवल विसर्ग लग जाएगा। देखिए, हम उदाहरण में देखते हैं। निश्चल, निश्चल श है ये। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? देखिए, ये श है मगर ये क्या है? च। ये च देखिए हमारे यहाँ पे है, ठीक है। ये अघोष व्यंजन है हमारा। तो अघोष व्यंजन को वहाँ पे बता रहा है कि इसको हटा करके हम क्या बनाएंगे? इसके पहले जो आ जाएगा उसमें हमारा विसर्ग लगेगा। जैसे अब यहाँ पे बन गया ना, ये निधन चल, ये विसर्ग आ गया, श हट गया। इसी प्रकार से निष्ठुर, निधन, अधिक ये श है ना, तो देखिए यहाँ पे हम हटा दिया और विसर्ग लगा दिए। निस्तार, निधनतार, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, देखो ये च है, ठ है, त है और च है, इसमें आ गया, ये अघोष व्यंजन में आ गया ये, ठीक है। अब एक दूसरी ट्रिक हम बता रहे हैं। किसी शब्द में आधा श, तालव्य श, आधा तालव्य श, पूरा तालव्य श, मूर्धन्य श आधा, मूर्धन्य श पूरा, दंत श आधा, दंत श पूरा आए तो क्या है? ये जो आधे आधे वाले जो है ना, श, दंत श, मूर्धन्य श और ये तीनों के स्थान पे विसर्ग लगा देना चाहिए हमें। कैसी? जैसे दुशासन, देखिए इसमें श और श 2 है, श और श 2 है, तो इसमें अगर हम दुशासन ऐसे भी लिखेंगे ना, जैसे दो लिख दिए, फिर ये इसके स्थान पे हमने क्या किया? विसर्ग लगा दिया, फिर हमने शासन लिख दिया। तो अगर आप दुशासन ये लिखते हो तो भी राइट है और ये लिखते हो तो भी राइट है हमारा। जैसे निशब्द, नि, अब यहाँ पे आगे निधन शब्द हो गया, निधन
शब्द हो गया, या सॉरी नि शब्द हो गया। ठीक है, तो आपका ये भी राइट है और आपका ये भी राइट है ना। इसमें ये आप परेशान मत होना कि ये राइट है या ये राइट है, आपका ये दोनों ही राइट है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक हमारी है ओ के बाद सघोष व्यंजन। अभी हमने अघोष व्यंजन पढ़ा, अब हम आपको सघोष व्यंजन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सघोष व्यंजन क्या है? इसमें आपने पढ़ा कि अघोष व्यंजन में कंपन नहीं है, मगर सघोष व्यंजन में कंपन है ना। इन वर्णों में कंपन है। ठीक है, ओ के बाद अगर सघोष व्यंजन 3, 4, 5 या यर लव आए तो ओ के स्थान पर विसर्ग लग जाएगा। ओ के स्थान पर विसर्ग लग जाएगा। देखिए 3 कहाँ है? 3 सघोष व्यंजन ग घ अंग ज झ इय ड ढ ण द ध न और ब भ म। ये क्या है? ये सघोष व्यंजन है आपके। ठीक है, देखिए उसी प्रकार मैंने एक उदाहरण आपको बताया है, या आप ऐसे लिख लीजिए मनो धन रथ। इसमें क्या बताया गया है? ओ के स्थान पे, ओ के बाद अगर क्या है? ओ के बाद अगर यर लव या सघोष व्यंजन है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। देखिए मन धन रथ मनोरथ हो गया। अब है र, मतलब ये जो रैफ ऊपर जो लगाते हैं हम, ऐसे रैफ लगाते हैं। उसके बाद सघोष व्यंजन है 3, 4, 5 या यर लव। 3, 4, 5 मतलब क्या होगा? ये पीछे, ये यहाँ से ये इधर वाले, ओके, ये इधर वाले है ना। और यर लव आए तो विसर्ग संधि कैसे आएगी? निर्गुण। देखो आ गया है ना, ऊपर रैफ है, निर्गुण। ई के बाद र आए तो, ई को अगर बड़ी ई के बाद में र आए तो बड़ी ई को ई में, छोटी ई में बदल कर क्या करना है? आपको विसर्ग लगा देना केवल, बस। बड़ी ई के बाद र आए तो, बड़ी ई के बाद र आए तो क्या करना है? बड़ी ई को छोटी ई में बदल देना है। छोटी ई में बदल दिया और विसर्ग लगा दिया। देखिए आ गया। अब आपने कहा मैम ये नीरव और ये नीरव अलग अलग लग रहा है, तो इसमें ये जो हमारी ट्रिक है, इसमें है बड़ी ई के बाद अगर र आता है, जैसे नी के बाद र आ गया, तो इस बड़ी ई को हम छोटी ई में बदल देते हैं और उसके बाद में र के स्थान पे हम क्या करते हैं? उसके तुरंत हम उसमें विसर्ग भी लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हम एक छोटी सी एक और ट्रिक है आपकी, ये भी आपको बहुत सरल है। इसको भी इस तरीके से भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है ना। जैसे च छ, ये 2 है ना, अभी हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे 2 अघोष व्यंजन पढ़ा था, ये अघोष व्यंजन ही है, च छ और श। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि छोटा श आता है या बड़ा सा आता है, उसको हटा के हम विसर्ग लगा देते हैं। तो कोई भी विसर्ग है, विसर्ग के बाद च छ और श अगर आता है तो उस वर्ण को हम क्या बोलते हैं? तालव्य घोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य घोष। देखिए तालव्य श लिखा हुआ है। और कोई भी स्वर ट ठ और मूर्धन्य स अगर उसमें आता है तो वो मूर्धन्य घोष हो जाते हैं। ठीक है, क्यों तालव्य हो जाते हैं? आप इसको पढ़िए, च छ श, आपने पढ़ा, आपकी जीभ तालवे से लगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, है ना। च और छ अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जीभ तालवे में लगी, इसी के लिए इसको तालव्य बोला जाता है। ठीक है ना। फिर है मूर्धन्य, मगर अगर आप इसको पढ़ेंगे ट ठ श, ये पढ़ेंगे ट और ठ पढ़ेंगे तो आपकी जीभ ऑलरेडी मुड़ करके और ऊपर की ओर जाती है, इसलिए इसको मूर्धन्य बोलते हैं ना। ठीक है, फिर है कोई भी स्वर विसर्ग के बाद में है त थ और स। त और थ आप पढ़ेंगे तो आपकी जीभ दांत में लगेगी, तो दंत घोष हो गया ये। ठीक है, ये दंत घोष हो गया। अब आ गया क ख और प फ। क ख क्या है? कंठ।
क ख ये आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपके गले से आवाज़ निकल रही, मतलब कंठ से आपको आपकी आवाज़ निकल रही है, ठीक है ना। और प अफ प फ पढ़े तो क्या हो गया, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब क्या होता है, हमारे ओठ। ओठ आपस में एक दूसरे से चिपकते हैं। प फ आपने कहा, ठीक है, तो ओष्ठ आ गई है। उसके अलावा देखिए लिखा है यहाँ पे एक चौथा नंबर है एक और, अ आ के अलावा स्वर विसर्ग के साथ में क ख प फ जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे मूर्धन्य स हो जाता है। लिखा है विसर्ग, विसर्ग के आगे अ आ के अलावा, माने ऐसा जरूर नहीं कि अ आ ही हो, इसके अलावा भी कोई स्वर हो सकते हैं। ई हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क ख और प फ क्या बन जाते हैं, विसर्ग के स्थान पे श बन जाते हैं, ये मूर्धन्य श बन जाएगा, ठीक है। और एक और है जो कि विसर्ग के आगे केवल अ और आ ही रहे, दूसरा कोई भी स्वर ना आए, है ना, कोई भी स्वर नहीं आए तो वो जो क ख प फ है वो क्या है, वो विसर्ग ही बना रहता है, माने वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रकृति भाव विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकृति भाव विधि। जैसे प्रातः काल, अंतःकरण, ठीक है ना, तो इसमें अ आ जो रहेगा विसर्ग के पहले केवल अ आ ही रहेगा, तो ये बदलेगा नहीं। उस भाव को क्या कहेंगे हम, प्रकृति भाव कहेंगे। और अ आ के अलावा भी अगर कोई स्वर रहता है ना, केवल अ आ नहीं रहेगा, अ आ के अलावा भी कोई स्वर रहता है, उस जगह में विसर्ग के साथ में क ख और प फ अगर है तो उस विसर्ग के साथ में उस विसर्ग क्या बदल जाएगा, उसके बाद ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा, ठीक है। अब अगला वीडियो मैं अलंकार आपको बताऊंगी। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना, और जो भी कमियां हैं वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें कि आगे आपको और कैसा वीडियो चाहिए। मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आपके भेजूँ, ठीक है। थैंक यू।